मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में। सबसे पहला सवाल जो है मैं पूछूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से अतुल जी से। अतुल जी, ऐसा क्यों परसेप्शन जा रहा है और फैक्ट भी यही बयां कर रहा है कि जब जब हार होती है तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा जाता है और जहां जीत होती है वहां पे ईवीएम का दोष नहीं दिया जाता है। अभी ताज़ा उदाहरण आपके पास झारखंड है, जहाँ पे जीत हुई तो वहाँ पे ईवीएम का मामला नहीं उठा, वहाँ पे जश्न मनाया गया। महाराष्ट्र में हार हुई तो वहाँ पे कहा गया कि ईवीएम में गड़बड़ी है। कोई तथ्य मिलता है या फिर आप लोग एक परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, परसेप्शन की लड़ाई नहीं है। कुछ बातें सच्चाई है और कभी हमने ये नहीं कहा कि हम जीते तो ईवीएम अच्छा रहा। जहां जहां लेवल प्लेइंग फील्ड मिला, जैसे जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर का जितवा दिया, हरियाणा का खुद जीत गए। झारखंड और महाराष्ट्र का हुआ बराबर, झारखंड में लेवल प्लेइंग फील्ड मिला तो उल्टे नतीजे आए। और यहाँ क्या क्या हुआ मैं अभी आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र का कुछ डेटा लेकर आया हूं मैं ऊपरी ऊपरी बात नहीं करूंगा। अब तक हाँ, बिल्कुल। पार्लियामेंट्री इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शंस में जो बढ़ोतरी हुई है वो 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख वोट तक हुई है। 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 5 करोड़ 71 लाख वोट हुए थे। 2024 के असेंबली में 6 करोड़ 55 45 लाख, यानी 74 लाख की बढ़ोतरी जो है वो दिखाई गई। 2014 पार्लियामेंट्री असेंबली दोनों के है हमारे पास फिगर्स। 2019 पार्लियामेंट्री असेंबली के है। 2019 में 5 करोड़ 40 लाख हुआ था और असेंबली में 5 करोड़ 51 लाख, 11 लाख की बढ़ोतरी हुई थी। ये 74 लाख की बढ़ोतरी कैसे हुई? दूसरी एक फिगर, हम लोग जब सर्वे करते हैं, सारी कंपनियां, आप भी, आपके भी यहाँ कंपनियां सर्वे करती है, तो कंपनियां सर्वे करती है तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी से 300 से 800 तक का सैंपल्स लेती है। कोई रैंडम सर्वे होता नहीं है। अब बैलेट पेपर में जो जो भी चुनाव हुए हैं, तो हमने उसका डेटा कंपेयर किया 2014, 19 और 24 का। तो स्पष्ट तरीके से ये दिखता है कि जो बैलेट में आता है उसके आसपास ही ईवीएम का भी होता है। लेकिन इस बार उल्टा हुआ है, यानी बीजेपी को बैलेट में इतने कम वोट मिले हैं और जितने भी वोट उनको मिले हैं वो सारे ईवीएम से मिले हैं। तो इसका भी डेटा जो है मैं आपको बता दूं, ताकि ये ना हो कि मैं डेटा नहीं, हम ऊपरी ऊपरी बात कर रहे हैं। पोस्टल में भाजपा को मिला है 56.37%, ईवीएम में 89.26%, शिंदे को 35, ईवीएम में 37%। पोस्टल में दादा को 40%, ईवीएम में 69%। अब पोस्टल में देखो मविया में क्या हुआ है। कांग्रेस को 55.44%, ईवीएम में 14.85%। ठाकरे गुट उबाटा को 38.94% पोस्टल में, 21.5% ईवीएम में। पवार जी को, शरद पवार जी को 46.51% पोस्टल में, 11.62% जो है वो ईवीएम में मिला है। ये ऐसा पहली बार बड़े पैमाने पर जो है वो है। फिर दूसरी बात है, जो लोकसभा में हुआ था, वोट फॉर डेमोक्रेसी ने भी सामने लाया था, 79 सीट पर कैसे कैसे घपला किया गया था और कैसे खूब बड़े था। अब देखिए, शाम को 5 बजे जब डिक्लेयर हुआ, टोटल वोट कितना हुआ, तो 58.22%, आज 8 बजे तक वही रहा। 11 बज से 30 मिनट पर, 11:30 बजे ये हुआ 65%, 65.202%। फिर मतगणना के 12 घंटे पहले 66.05% हुआ। फिर ये दोनों मिला के अगर आप देखोगे तो 7.83% जो है वो वोट बढ़ता हुआ जो है हमें दिख रहा है। तो हम तो टेक्नो सेवी है, हम तो डिजिटल इंडिया है, हमने तो काफी सारी चीजें हासिल की है। अब मेरे पास एक डेटा है कराड़ का, पृथ्वीराज चौहान जी और डॉक्टर अतुल भोसले के बीच में जो लड़त हुई। नहीं, तो कराड़ में बूथ में हालांकि 755, हाँ। 164 नंबर के बूथ पे 755 वोटिंग हुआ, वोट है। टोटल मतदान हुआ है 514। भोसले को मिला 557, मतदान हुआ है 514, भोसले को मिला 557 और पृथ्वीराज चौहान जी को मिला 150। ऐसे कई केसेस जो है, कई केसेस हमने सामने रखा है, उसकी स्टडी की है और हमें कई जगह ये हमने पाया है कि इसमें काफी घपले हुए हैं, काफी चीजें जो है वो डेटा मैच नहीं हो रहा है। तो डेटा क्यों मैच नहीं हो रहा है, ये तो सवाल पूछने का अधिकार है हमें। और अगर हम लोकतंत्र में है, लोकतंत्र में सबसे अहम बात होती है चुनाव। चुनाव में पब्लिक के विल के रिफ्लेक्शन का सरकार होना चाहिए। आज महाराष्ट्र में इतना बड़ा मैंडेट है नहीं, ये बहुत बड़ी वेव का मैंडेट है, ये कोई नहीं, सादा मैंडेट। इस लेकिन पे हम लोग 10 आगे भी सेकंड, आगे भी 10 आपके सेकंड, पास 10 सेकंड, एक मिनट 10 अतुल जी, सेकंड, 10 अतुल सेकंड, पाटिल 10 साहब, एक सेकंड। मिनट आपके पास आऊंगा। हाँ, बताएं। यही तो बात हाँ, है। बोलिए बोलिए। ऐसा है कि गांव गांव में हाँ, जल्लोश होता है, लोगों में एक उत्साह दिखता है इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद। वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो ठीक है। शंकाएं हम, आपकी बात को मैं नोट कर लिया हूँ, आपकी बात को मैंने नोट कर लिया। अब ये सारी बातें आप फैक्ट रख रहे हैं,
इसका कोई ये संबंध कि ईवीएम को टैपर किया गया, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया, वो सीधा प्रमाण नहीं है। आप तथ्यों के आधार पर एक शक जाहिर कर रहे हैं और शक को दूर करना जाहिर तौर पे चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये इस पे हम लोग आगे शो में चर्चा करेंगे, हमारे साथ संबंधित मेहमान भी है हर सेगमेंट के। लेकिन एक जो मुद्दा है वो लोगों के पास रख दूं कि अभी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है बदनाम हो रही है कि जब जब हारती है तो ईवीएम का ठिकरा फोड़ती है। लेकिन ऐसा रहा नहीं है, इतिहास शुरू से ऐसा ही रहा है कि जो पार्टी हारी है वही ईवीएम को बदनाम किए। एक 2009 की बात आपको बताऊं, जब लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार हुई थी, उस टाइम उस वक्त के लालकृष्ण आडवाणी जी थे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। जब हार गए तो उस टाइम इत्तेफाक ये था कि उस टाइम महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला था, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो गया है। तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कोट एंड कोट कि हमें तब तक के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लेना चाहिए जब तक कि चुनाव आयोग ये सुनिश्चित नहीं करता कि ईवीएम पूरी तरह से सेफ है और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। अभी जब कोर्ट चला, जब आडवाणी जी ने सवाल उठाया तो कई विपक्षी पार्टियों ने उनकी मांग का समर्थन भी किया था, लेकिन कांग्रेस उस वक्त उनकी मांग को खारिज कर दी थी, बोले थी कि ऐसा कुछ नहीं है। और ये संयोग था कि उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त थे डॉक्टर SY कुरैशी साहब, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। कुरैशी साहब, अभी के मामले पर सवाल उठाऊं उससे पहले एक बार पूछूं आपसे कि उस वक्त जब पहली बार मामला आया था इतने बड़े नेता की तरफ से, तो आपने कैसे डील किया था इसको? ये आप बात कर रहे हैं 2009 की, जब चंद्रबाबू नायडू एक डेलीगेशन लेके आए थे। हाँ, चंद्रबाबू नायडू डेलीगेशन लेके आए थे, आडवाणी जी ने भी इस पे सवाल उठाया था एक बार। जी 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 हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए, जब से ईवीएम इंट्रोड्यूस हुई है 1982 से, जब से कि हर पार्टी ने कभी ना कभी इस पे अटैक किया है। और सबसे बड़ा अटैक तो 2009 में बीजेपी ने किया था, जब आडवाणी जी ने एक किताब का फॉरवर्ड लिखा था जिसका नाम था डेमोक्रेसी एट रिस्क। GVL नरसिम्हा राव ने ये किताब लिखी थी। आज वही पार्टी इसकी सबसे बड़ी डिफेंडर है। अच्छा, ये देखा गया कि हर पार्टी ने इसको अटैक किया और उसी ईवीएम से वो लोग जीतते भी रहे। अभी रिसेंटली भी हाल के चुनाव में भी अगर महाराष्ट्र में कोई पार्टी हारती है लेकिन झारखंड में तो जीतती है, तो अगर मशीन मैनिपुलेट करनी होती या हो सकती होती तो वो झारखंड को क्यों छोड़ते? कितने सारे बाई इलेक्शन हुए, उसमें जैसे कर्नाटक में 3 के 3 रूलिंग पार्टी को, बीजेपी को तो नहीं मिले, 6 के 6 वेस्ट बंगाल में TMC को मिले। तो इसलिए ये जो बैलेट पेपर पे वापस जाइए ये चीज कोई साबित तो कर नहीं पाया कि क्या गड़बड़ हो सकती है। कि जी कुछ गड़बड़ हो सकती है ना, इतनी बड़े टेक्नोलॉजी सभी देश में इतने टेक्नोक्रेट होंगे जो एग्जैक्टली बताएं कि क्या हो सकता है। हाँ जी, कुछ ना कुछ तो है। ये तो कोई प्रॉब्लम का एक्सपोजिशन नहीं हुई, क्योंकि इससे कोई सोल्यूशन निकलेगा। और अब फाइनली जब ये बैलेट पेपर जाने की बात करते हैं 20 साल बाद, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसके ऊपर अब बिल्कुल ही उसको क्लिंच कर दिया कि साहब आप उसी की बात करना भूल जाइए। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश जरूर है। कि मैंने ये देखा कि अपोजिशन वाले जो ईवीएम को बुरा भला कहते रहते, गाली दे रहे हैं, बाकी चीजों की तरफ उन्होंने आंख बंद कर ली। मेल प्रैक्टिस पॉसिबल है, इलेक्टोरल रोल में हो सकती हैं और हो रही हैं, बूथ कैप्चरिंग हो रही है। 8, 6, 4:30 बजे 5 बजे बूथ क्लोज डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसके बाद के लाइन में लोग जो खड़े होते हैं उनको भगा दिया जाता है। इस तरफ वो ध्यान ही नहीं दे रहे। पोलिंग बूथ के अंदर जो उनके एजेंट बैठे हुए होने चाहिए उनका कभी सुनने में नहीं आता, कोई प्रोटेस्ट उनका सुनने में नहीं आता। तो इसलिए इस चक्कर में कि ईवीएम जिसमें उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इन्होंने बाकी की जो पॉसिबिलिटीज हैं उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल। कुरैशी साहब, मैं अगर आपसे पूछूं, चूंकि आपके समय में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, आपने काफ़ी करीब से देखा, उसके बाद चुनाव आयोग ने कई तरह के डेमोन्स्ट्रेशन किए, ओपन चैलेंज किया, फिर भी कहीं कोई साबित नहीं कर पाया कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ हो सकती है। मैं आपसे अगर पूछूं 1% भी कहीं कोई गुंजाइश आपको दिखती है क्या? किसी भी लेवल पे किसी भी तरह की छेड़छाड़ की आशंका जताई जा सकती है, इतनी भी गुंजाइश रहती है कि नहीं, या फिर 100% फुल प्रूफ है ईवीएम, या फिर 99% है? देखिए, जैसा कि कहा जाता है कि हर मशीन मैनिपुलेट हो सकती है, तो वो तो मान के चलते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस चीज की कॉन्शियस होते हुए कि हर मशीन मैनिपुलेट हो सकती है और हम इसको मैनिपुलेट होने नहीं देंगे, तो एक तरफ तो उसमें टेक्नोलॉजिकल चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव,
कि ये जो है हम मशीन राउंड द ईयर पैरामिलिट्री फोर्सेस की सुपरविजन में स्ट्रांग रूम में बंद रहती है। कब इसके अंदर एक आध बार किसी पॉलिटिशियन ने कहा कि साहब, हमने कहा कि इसको हैक करके बताओ स्ट्रांग रूम के अंदर, कह लेंगे हम कोई जादूगर थोड़ी हैं। अरे भाई, ये फैक्ट है कि जादूगर ही कर सकता है कि जब मशीन बंद है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तीन बार इसके वो होते हैं, मॉक पोल होते हैं। मॉक पोल होता है सबसे पहले तो 3-4-5 महीने पहले, जब इलेक्शन की तैयारी हम करते हैं, कि हर सिंगल मशीन, एवरी सिंगल मशीन 20-22 लाख उनको देखा जाता है कि ताकि हम उनको ड्यूटी पे भेज सकें। उस मॉक पोल का रिजल्ट जो होता है वो ऑपोजिशन के हर पार्टी के जो एजेंट बैठे हुए होते हैं वो साइन करते हैं कि हमारे सामने मॉक पोल हुआ, ठीक थी मशीन। फिर अगला मॉक पोल होता है जिस पर कैंडिडेट डिसाइड हो जाते हैं कि कहीं 10 होंगे, कहीं 15 होंगे, कहीं 25 होंगे, तो उस दिन दोबारा मॉक पोल होता है। फिर उन एजेंट से फिर लिखवाया जाता है कि साहब इस दिन भी मॉक पोल किया, मशीन ठीक थी। तीसरा मॉक पोल होता है पोल डे पे, जब आप 8 बजे जाते हैं तो 7 बजे वहां एक मॉक पोल हो चुका होता है, जिसको हर एक सिंगल मशीन पे पूरी की पूरी 10 लाख पोलिंग स्टेशन में जो मशीन लगे इस्तेमाल हो रही है, उसको भी ये लोग लिख के देते हैं कि जी इस मशीन ठीक थी। 7:30 बजे मशीन ठीक है, 9:30 बजे उसमें क्या बेईमानी है, शाम को 7:30 बजे कैसे उसमें बेईमानी हो सकती है। और फाइनली मैं बताना चाहूंगा कि मॉक पोलिंग डे पे जब पोल खत्म हो जाता है तो उस वक्त उस मशीन में 650 वोट पड़े तो सबको मालूम है, उस मशीन का नंबर सबको मालूम है। एक पेपर सील उसके चारों तरफ बांध दी जाती है, लपेट दी जाती है, जो नासिक की प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पे करेंसी नोट छपते हैं उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है जो यूनिक नंबर है, जो एक मशीन पे एक ही हो सकता है, कहीं और दूसरी हो नहीं सकती। उसके ऊपर एजेंट दस्तखत करते हैं उस सील के ऊपर। और जब 2 दिन बाद या 2 महीने बाद काउंटिंग डे पे ये मशीनें निकाली जाती हैं तो लोगों को दिखाई जाती है कि देखो भाई, ये वो मशीन है जिस पे आपने सिग्नेचर किए थे, पहचान लो अपने सिग्नेचर। वो पहचान लेते हैं। उसके बाद ये मशीन वो सील तोड़ के मशीन अपना काम अपना दिखाना शुरू करती है कि इसमें इस कैंडिडेट को इतने वोट पड़े। तो किस स्टेज पे इसमें बेईमानी हुई? और जब ये मैं जवाब देना। नहीं,